जब मैं सो रहा होता था, मेरी बेटी हर रात मेरे कमरे में आती थी। वही बेटी जिसे मैं अपनी शान समझता था, आज महसूस हुआ वही मेरी सबसे बड़ी गद्दार निकली। एक रात मैंने कमरा छोड़ने से पहले सब कुछ ठीक ठीक रखा और फिर छुपा कैमरा सेट कर दिया। जो फुटेज सुबह मैंने देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। मेरा नाम राघव शर्मा है। मैं जयपुर के एक सरकारी कॉलेज में लगभग 30 साल तक कानून और नैतिकता पढ़ाता रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। सुबह की चाय, अखबार, हल्का वॉक और रात को अपनी पसंदीदा किताबें। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मेरे कमरे में कुछ अजीब होने लगा। हर सुबह मेरा चश्मा उस जगह पर नहीं होता जहाँ मैं रात को रखता था। मैं हमेशा उससे अपने पलंग के पास वाली छोटी मेज पर लेप और पानी के गिलास के बगल में रखता था। लेकिन 4 दिन से लगातार चश्मा वहाँ नहीं, दूर वाली ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा मिलता। मेरी किताब में रखा बुक मार्क भी 2-3 पेज आगे खिसक जाता। पहले तो मैंने सोचा शायद मैं ही भूल गया, लेकिन चौथी सुबह मेरे अंदर का प्रोफेसर जाग गया। कुछ तो गड़बड़ है और यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं चश्मा हाथ में पकड़े नीचे किचन में आया। उबले हुए चाय पत्ती की हल्की जली हुई महक और सस्ती इंस्टेंट कॉफ़ी की गंध पूरे किचन में भरी थी। मेरी बेटी आरती मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए खड़ी थी, अब भी नाइटी में, जबकि उससे अपने ब्यूटी पार्लर में 1 घंटे में पहुंचना था। मैंने धीरे से कहा, आरती, फिर किसी ने रात को मेरे कमरे में आकर चीज़ें हिला दी। चश्मा, किताब, सब अलग जगह पर थे। उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, पापा, हमने यह बात पहले भी की है। कोई आपके कमरे में नहीं जाता, आप भूलने लगे हो। मैंने चश्मा मेज पर रखा, बिल्कुल हमारे बीच में। तो फिर यह खुद चलकर वहाँ से यहाँ आ गया क्या? अब उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे प्यार नहीं, बल्कि चीट और हिसाब नजर आया। हो सकता है आप रात को उठे हो और आपको याद ना हो। आप बहुत थक जाते हैं इन दिनों। मैंने सिर हिलाया। मैं अपना चश्मा कहाँ रखता हूँ? यह भूलने की उम्र अभी नहीं आई। आरती तभी पीछे से किचन का दरवाज़ा खुला। अंदर आया अमित, मेरा दामाद। टी शर्ट पसीने से भीगी हुई, जैसे अभी मॉर्निंग जॉब से लौटा हो। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, लंबा घोट लिया और मोबाइल पर नजर रखते रखते पूछा, सब ठीक है पापा जी? आरती ने जल्दी से कहा, पापा फिर से बोल रहे हैं कि कोई रात को उनके कमरे में आता है। अमित ने मेरी तरफ देखकर बहुत सभ्य बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, कब से ऐसा हो रहा है पापा जी? आपको याददाश्त वाली दिक्कत तो नहीं हो रही? मेरे चाचा को भी ऐसे ही शुरू हुआ था। मैंने सीधा जवाब दिया, मुझे कोई याददाश्त की दिक्कत नहीं है। मैं बहुत साफ साफ जानता हूँ कि चीज़ कहाँ रखी थी। तुम दोनों ही जानते हो। उन दोनों ने एक दूसरे को एक तेज नज़र से देखा। वो छोटी सी नज़र जो बाहर वाले को बहुत कुछ बता देती है, जैसे कोई अंदर ही अंदर कोई प्लान शेयर हो रहे हो। कानून पढ़ाने ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, गैस लाइटिंग। जब आप सामने वाले को ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हो कि उसे अपने ही दिमाग पर शक होने लगे, अपनी याद पर भरोसा कम हो जाए। मैंने यही उदाहरण अक्सर क्लास में समझाया था। अब वही चीज़ मेरे अपने घर में मेरे ही साथ हो रही थी। अमित ने नरमी से कहा, पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए।
हम आपकी मदद ही तो कर रहे हैं, आप आराम करिए, हम देख लेंगे सब। उसका मदद शब्द मेरे कानों में अटक गया। मुझे वह दिन याद आया जब लगभग 1.5 साल पहले आरती का फोन आया था। पापा, अमित का बिजनेस डूब रहा है, बहुत कर्ज है, घर हाथ से निकल जाएगा। मैंने बिना ज़्यादा सवाल किए लगभग 25 लाख अपने रिटायरमेंट फंड से निकाल कर दे दिए थे। फिर मैंने ही कहा था, परिवार है, मदद तो करनी ही चाहिए। उसी समय मैंने उन्हें अपने जयपुर वाले घर में बुला लिया था। जब तक संभल जाओ यहीं रहो, किराया विराया मत दो, बस आराम से अपनी ज़िंदगी सेट कर लो, कर्ज चुकता तो दूर। उन्होंने उससे पैसे का कभी नाम भी नहीं लिया। धीरे धीरे मुझे अपने ही घर में मेहमान जैसा महसूस होने लगा। इन सब सोचों के बीच एक और चीज़ पिछले दिनों से बढ़ रही थी, एक अजीब सी थकान। सिर भारी, आंखें सुस्त, दिमाग जैसे धुंध के अंदर चल रहा हो। कभी कभी मैं बात करना चाहता, सवाल करना चाहता, लेकिन शब्द जुबान तक पहुँचते पहुँचते टूट जाते। और उस समय मैंने आरती के चेहरे पर एक पल के लिए संतोष की झलक देखी, जैसे उसे यही चाहिए था। पापा, आप ठीक तो है? बहुत फीके लग रहे हैं, उसने मीठे स्वर में पूछा। मैंने हाथ झटक कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमित ने तुरंत कहा, आप ऊपर जाकर आराम कर लीजिए, हम नाश्ता बना लेंगे। मैंने सोचा, अभी बहस करने से बेहतर है पीछे हटकर सबूत इकट्ठा करना। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी केस स्टडी बनने वाली थी। मैं अपने कमरे में वापस आया। पलंग के पास वाली मेज पर पानी का गिलास आधा भरा हुआ था। लैप के बगल में मैंने चश्मा उठाया, देर तक उसे हाथ में घुमाया, जैसे वह कोई आम चीज़ नहीं बल्कि सबूत हो। मेरी नज़र दीवार पर टंगी छोटी सी फोटो पर पड़ी। आरती की बचपन वाली तस्वीर, 8 साल की टूटी हुई आगे की दांत हंसती हुई, घुटनों पर खोज साइकिल सीखते वक्त गिर गई थी। तब उसने मुझसे चिपक कर कहा था, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैंने धीरे से सोचा, वो बच्ची कहाँ खो गई और उसकी जगह यह ठंडी हिस्सा भी औरत कब आ गई। अब सवाल यह नहीं था कि कोई कमरे में आता है या नहीं, सवाल था क्यों। और क्या सिर्फ चश्मा और किताब ही हिल रहे हैं या मेरी ज़िंदगी की नींव भी। उस दिन दोपहर को मैंने फैसला कर लिया, अब भावुक बाप नहीं, कानून पढ़ाने वाला राघव काम करेगा। मैंने अपना पुराना लैपटॉप खोला, छुपा के मेरा मोशन सेंसर ऑनलाइन सर्च किया। सेकंडों रिजल्ट आए, छोटे बड़े कैमरे, अलग अलग फीचर, कीमतें। मैंने धैर्य से रिव्यू पढ़े, समझा कि कौन सा कैमरा रात में रिकॉर्ड कर सकता है, कितने घंटे चलता है, मेमोरी कार्ड कितना बड़ा चाहिए। शाम तक मैंने तय कर लिया और ऑटो पकड़कर टोक रोड के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर गया। कैश काउंटर पर खड़े लड़के ने बिना ऊपर देखे बस मशीन पर टैप किया। यह वाला कैमरा अच्छा बिक रहा है अंकल, नाइट विजन भी है, मोशन सेंसर भी। मैंने करीब 6500 नकद दिए। वो छोटा सा कैमरा जो पेन ड्राइव जितना था लेकर चुपचाप घर लौट आया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, बॉक्स खोला और कैमरा हाथ में लिया। उसमें छोटा सा लेंस, एक लाल इंडिकेटर, लाइट और मेमोरी कार्ड स्लॉट था। मैंने अलग अलग जगह पर रखकर एंगल टेस्ट किया, कभी बुक शेल्फ पर, कभी कमरे के कोने में, कभी अलमारी के ऊपर, लेकिन
या तो एंगल साफ नहीं आता या कैमरा दिखाई दे जाता। फिर मेरी नज़र उसी बचपन वाली फ़ोटो फ्रेम पर रुकी। आरती साइकिल के साथ, मैं पीछे खड़ा। दोनों के कपड़ों पर घास के दाग, दोनों हंस रहे थे। फ्रेम मोटा था, पीछे की तरफ थोड़ा पेस्ट भी था। मैंने फ़ोटो फ्रेम का पिछला हिस्सा खोला, अंदर थोड़ा एडजस्ट किया और कैमरा ऐसे फिट किया कि लेंस बस एक छोटे से गैप से बाहर की तरफ देख सके। फ्रेम को ड्रेसिंग टेबल की दीवार से सटा कर रखा। अब मेरे कैमरे से सीधे मेरी नाइट स्टैंड, पानी का गिलास, लैंप और पलंग का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सामने से देखने पर किसी को शक नहीं हो सकता था कि फ़ोटो के पीछे कोई कैमरा छुपा है। शाम का खाना चुप्पी में बीता। आरती बाहर के खाने वाली थाली ले आई, पुलाव, दाल और कुछ सब्जी। अमित मोबाइल में बिजी था। मैं चुपचाप अपने मन में प्लान दोहरा रहा था। पापा, आपने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया क्या? याददाश्त वाला चेकअप? आरती ने जैसे अचानक याद करके पूछा। मैंने सिर उठाकर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सोच रहा हूँ, शायद ले लूँ। उसके चेहरे पर तुरंत एक नकली सी राहत दिखी। बहुत अच्छा पापा, हमें आपकी चिंता रहती है। अमित ने भी तुरंत बात छोड़ दी। हाँ पापा जी, हम तो बस आपका भला चाहते हैं। परिवार है ना। मैंने चुपचाप सब सुन लिया, कोई बहस नहीं की। उन्हें लगने दिया कि उनका खेल काम कर रहा है। रात के लगभग 10 बजे मैं अपने कमरे में आया। भारतीय आदत के मुताबिक मैंने फिर से पानी का वही गिलास आधा भरकर पलंग के पास रखा, लेकिन इस बार मैंने गिलास की जगह दूरी सब कुछ याद रख कर रखा। लेफ्ट से 2 उंगली दूर मेज के इस कोने पर फोटो फ्रेम को एक बार और सीधा किया। कैमरे की लाल लाइट एक सेकंड के लिए चली, फिर बंद, मतलब मोशन सेंसर उन सब रिकॉर्ड होने के लिए तैयार। मैं लेट गया। कमरे में हल्की सी स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी, पंखे की आवाज़, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की धीमी गूंज। दिल में डर भी था, लेकिन उससे बड़ा था सच जानने का इरादा। मैंने आंखें बंद की और सोचा, कल सुबह तक या तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, या फिर वह लोग जिन पर मैंने अपनी आधी जिंदगी लगा दी। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी जब मेरी आँख खुली। सिर भारी था, मुंह सूखा, जैसे किसी ने पूरी रात दिमाग पर पत्थर रख दिया हो। मैंने नज़र घुमाई। पानी का गिलास अब पहले वाली जगह से थोड़ा और आगे खिसका हुआ था। मेरा मोबाइल उल्टा पड़ा था, जबकि मैं हमेशा उसे स्क्रीन ऊपर रखता हूँ। मैंने गहरी सांस ली। अब देखने का समय है। मैंने फोटो फ्रेम के पीछे से मेमोरी कार्ड निकाला, लैपटॉप ऑन किया और कार्ड लगाकर वीडियो खोला। शुरुआत में सिर्फ मैं था, सोता हुआ, कभी करवट बदलते हुए, कभी कंबल ठीक करते हुए। टाइम स्टेप पर रात के 2:37 दिखा और तभी दरवाजे धीरे धीरे खुला। मैंने वीडियो रोक कर थोड़ी पीछे करके फिर प्ले किया। दरवाज़ा बहुत सावधानी से बिना आवाज़ के खुला। गलियारे की पीली रोशनी कमरे में आई। एक साया दिखा, फिर वह साया थोड़ा आगे आया और कैमरे ने उसका चेहरा साफ पकड़ लिया। वह आरती थी, मेरी वही बेटी, नीली रात वाली नाइटी में, इतनी शांत कि जैसे यह सब रोज का रूटीन हो। वो सीधे मेरे पलंग के पास आई, अपनी नाइटी की जेब से छोटी सी भूरी कांच की शीशी निकाली, बिल्कुल प्रीसिम्स वाली दवा की बोतल जैसी। धीरे से ढक्कन खोला, मेरे गिलास के ऊपर झुकी,
और एक एक करके 5 बूंदे पानी में टपकाई। फिर दूसरी जेब से छोटी सी चम्मच निकाली और पानी को बहुत धीरे धीरे हिलाने लगी, इतनी सावधानी से कि गिलास की हल्की सी टन टन की आवाज़ भी मुश्किल से सुनाई दे। करीब 40 सेकंड में पूरा काम खत्म। वह वापस उतनी ही शांति से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद। वीडियो वहीं रुक गया, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया यहीं से हिल गई। मैंने वीडियो 2 बार और देखा। हर बार दिल और ज़्यादा टूटता, लेकिन दिमाग और ज़्यादा साफ होता गया। अब यह शक नहीं था, साबित सच था। मेरी अपनी बेटी मुझे हर रात कुछ पिला रही थी। नींद की दवा, दिमाग सुस्त करने की दवा, दोनों और क्यों। मैंने नोटबुक निकाली और सब लिखना शुरू किया। टाइम, तारीख, उसकी हर हरकत, कितनी देर कमरे में रही, बोतल का साइज, चम्मच से पानी हिलाना, सब। नीचे किचन से चाय की खुशबू और उनके बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं अच्छे से जानता था, अब से मेरे लिए हर दिन सिर्फ 2 काम थे, एक जिंदा रहना और 2 सबूत इकट्ठा करना। मैंने गिलास से पानी एक छोटी बोतल में भरकर रखा। अब अगला कदम साफ था, इसे किसी अच्छी लैब में टेस्ट करवाना, ताकि कागज़ पर लिखा हो कि मेरी बेटी मेरे पानी में क्या मिलाती है। और वहीं से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। मैं उनका शिकार नहीं, उनका शिकारी बन चुका था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। अब मैं सिर्फ एक बूढ़ा बाप नहीं था, मैं अपने ही घर में चल रहे खेल का गुप्त गवाह था। सुबह मैं वो पानी की बोतल लेकर बाहर निकला, जिसमें मैंने अपने गिलास का पानी भर कर रखा था। छोटी सी पारदर्शी बोतल, लेकिन मेरे लिए वह मेरी जान से ज़्यादा कीमती सबूत थी। घर वाले समझे कि सब सामान्य है, इसके लिए मैं नीचे किचन में वैसे ही पहुंचा जैसे हर दिन जाता था। आरती ने पूछा, पापा चाय बनाऊँ आपके लिए? मैंने जानबूझकर थोड़ा धीमी थकी हुई आवाज़ में कहा, हाँ बना दो बेटा। रात ठीक से नींद नहीं आई, शायद उम्र हो गई है। ये बोलते हुए भी मेरे अंदर क्रोध उबल रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर बंद कर दिया। जैसे प्रेशर कुकर में भाप दबती है। अभी टाइम नहीं था फटने का। अमित ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए पूछा, पापा जी आज कहीं बाहर जा रहे हो क्या? मैंने कहा, हाँ, जरा पुरानी कुछ रिपोर्ट दिखानी है, डॉक्टर को, और कुछ छोटा मोटा काम है। मैंने बोतल को अपने छोटे बैग में रख दिया। ऊपर से 2 पुरानी फाइलें रख दी, ताकि किसी को दिखे भी तो लगे जैसे बस कागज है। थोड़ी देर बाद मैं ऑटो करके सरकारी अस्पताल की तरफ निकल गया। जयपुर की सुबह की ट्रैफिक हॉर्न, फल वाले की आवाज़, सब सामान्य था, पर मेरा दिल असामान्य गति से धड़क रहा था। अस्पताल अस्पताल के अंदर जाने के बाद मैं सीधे पैथोलॉजी लैब की तरफ चला गया। काउंटर पर बैठे लड़के ने पूछा, हाँ जी, क्या टेस्ट करवाना है? मैंने झिझकते हुए बोतल निकाली। इस पानी में जो भी है उसका पूरा जांच चाहिए, नींद की दवा, कोई जहर, जो भी हो, आप सब कुछ देख लीजिए। लड़के ने थोड़ा चौंक कर मेरी तरफ देखा। किसने लिखा है टेस्ट? डॉक्टर की पर्ची है। मैंने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन आप सीनियर से बात करवा दो, मामला बहुत सीरियस है। थोड़ी देर बाद अंदर से सफ़ेद कोट पहने एक उम्रदराज डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने नरमी से पूछा, क्या बात है बाबूजी, इतना घबराए क्यों है? मैंने उन्हें थोड़ा समझाया। डॉक्टर साहब,
मुझे शक है कि कोई मेरे पानी में कुछ मिला रहा है। मैं बिना सबूत किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। अगर आप ये टेस्ट कर दे तो कम से कम मुझे सच पता चल जाएगा। उन्होंने बोतल हाथ में लेकर देखी। आपके पास रात की रिकॉर्डिंग वगैरह है? मैंने बस इतना कहा, जी सब है, पर अभी मैं पहला कदम आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, हम एक टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट डाल देते हैं। रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लग सकते हैं। नंबर दीजिए, मैं खुद आपको फ़ोन करूँगा। मैंने उनका धन्यवाद किया, फिर क्षमा की और स्लिप लेकर बाहर आ गया। अस्पताल के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर मैंने गहरी सांस ली। पहला कदम हो गया, अब अगला कदम प्लान करना है। मैंने वहीं से अपने छोटे भाई की पत्नी यानी अपनी बहू जैसी लगने वाली भाभी सीमा को फ़ोन किया। सीमा, अगर मैं तुम्हें एक पैकेट कुरियर से भेजूँ, क्या तुम उसे अपने लॉकर में रख सकते हो? बिना किसी से कुछ कहे सीमा ने बिना सवाल किए कहा, जी पापा, आप कहिए और हो जाएगा, सब ठीक तो है। मैंने सिर्फ इतना कहा, एक दिन सब समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि यह तुम्हारे बड़े भाई की जान और इज्जत से जुड़ा है। कल लौटते वक्त ऑटो में बैठा बैठा मैं पूरा प्लान बनाता रहा। जैसे कोर्ट में मैं अपने छात्रों को सिखाता था, पहले सबूत, फिर रणनीति, उसके बाद सही समय पर कार्रवाई। घर पहुंचा तो आरती दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी जल्दी आ गए पापा? डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने थकी सी मुस्कान बनाई। अभी तो सिर्फ खून का टेस्ट लिखा है, 2 दिन में रिपोर्ट देगा। बोला, उम्र में ऐसे होना सामान्य है। मैंने जानबूझकर यह लाइन बोली ताकि उन्हें लगे कि मैं सच में बीमार और कमज़ोर होता जा रहा हूँ। अमित ने झट से जोड़ा, पापा जी, हम कह ही रहे थे ना, आपको कमजोरी लग रही है, भूलने लगे हो। अच्छा है, चेकअप हुआ, अब दवाई से सब ठीक हो जाएगा। मैंने सिर हिला दिया, हाँ, जो होगा देखा जाएगा। उस दिन से मैंने जानबूझकर अपने बर्ताव में कुछ बदलाव करने शुरू कर दिए। कभी चाबी गलत जगह रख देता, कभी चाय में चीनी 2 बार डाल देता, कभी टीवी का रिमोट ढूंढने का नाटक करता और हर बार बहुत धीरे से कहता, अरे मैं भी ना भूल गया। हर बार आरती और अमित के चेहरे पर मुझे एक हल्की सी जीत की चमक दिखती, जैसे वह अंदर ही अंदर टिक लगा रहे हो। हाँ, प्लान सही चल रहा है पापा, अब सच में कमज़ोर हो रहे हैं। उन्हें क्या पता था, यह खेल उन्होंने शुरू किया था, पर अब नियम में लिख रहा था। 3 दिन बाद लैब वाले डॉक्टर का फ़ोन आया, राघव जी, आप थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं, रिपोर्ट मिल गई है। यह फ़ोन पर बताने वाली बात नहीं है। उनकी आवाज़ भी गंभीरता से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत निकल पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने मुझे अंदर कमरे में बैठाया, दरवाज़ा बंद किया और फिर धीमी आवाज़ में बोले, आप जो बता रहे थे वह मजाक नहीं था। इस पानी में तेज असर वाली नींद की दवा और साथ में दिमाग को सुस्त करने वाली दवा, दोनों के निशान हैं। मेरा गला सूख गया। मतलब अगर मैं यह रोज़ पीता रहूं? तो डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, धीरे धीरे आपका दिमाग कमज़ोर होने लगेगा। याददाश्त पर असर, कंफ्यूजन, संतुलन की दिक्कत, बोलने में अटक, ये सारी चीज़ें दिखने लगेगी। बाहर वालों को लगेगा कि आपको डिमेंशिया या कोई दिमागी बीमारी हो रही है। मैंने कुर्सी का हाथ कसकर पकड़ा, यानी मेरी बेटी और दामाद
मुझे मारना नहीं चाहते थे, वो मुझे पागल साबित करना चाहते थे। डॉक्टर साहब, क्या ये रिपोर्ट कोर्ट में सबूत की तरह इस्तेमाल हो सकती है? मेरी प्रोफेसर वाली आदत सामने आ ही गई। उन्होंने कहा, हम अपना काम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। अगर कोर्ट बुलाएगा तो हम सच बोलेंगे। ये पानी सामान्य नहीं था, इसमें यह दवाई मिली हुई थी। बाकी किसने दिया, कैसे दिया, वह पुलिस और कोर्ट का काम है। मैंने रिपोर्ट अपने बैग में रखी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अस्पताल से निकलकर मैं सीधे अपने पुराने छात्र की लॉ फर्म की तरफ गया, जो अब शहर का जाना माना वकील था, आदित्य मेहता। उसने मुझे देखते ही आदर से पैर छुए। सर, आप अचानक सब ठीक तो है? मैंने लंबे समय बाद किसी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। चश्मा, किताब छुपा के मेरा, रात वाली रिकॉर्डिंग, लैब रिपोर्ट, सब कुछ। आदित्य कुछ मिनट चुप रहा, फिर बोला, सर, यह मामला बहुत सीधा सा है, लेकिन आपने जैसा संभाला वह बहुत समझदारी है। अगर आप शुरू में ही शोर मचाते, कोई यकीन नहीं करता। अब आपके पास वीडियो भी है, रिपोर्ट भी। अब हमें बस इसे कानूनी ढंग से मजबूत बनाना है। मैंने पूछा, मैं क्या करूं? उसने फाइल निकालते हुए कहा, सबसे पहले आप अपनी नई वसीयत बनाइए। जो लोग आपके साथ ये सब कर रहे हैं, उन्हें आप अपनी संपत्ति से लगभग बाहर कर दीजिए। पर यह चुपचाप करना है, उन्हें खबर नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जो लोग सच में आपका साथ देते हैं, जिससे आपकी भाभी सीमा, किसी भरोसेमंद रिश्तेदार, उन्हें आप अधिकार के दीजिए कि अगर कुछ हो जाए तो वो आपकी तरफ से केस लड़ सके। मैंने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि इस घर और मेरी बचत पर पहला हक मेरे छोटे भाई के परिवार का हो। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर हर कठिन समय में साथ रहे। आदित्य मुस्कुराया, ठीक है सर, हम वसीयत ऐसे बनाएंगे कि अगर कोई कल को कहे कि आप उस समय होश में नहीं थे, तो भी हम साबित कर सके कि आप पूरी समझ में थे। उसके लिए मैं 2 गवाहों को भी बुलाऊंगा, जिन्हें आप विश्वास करते हैं। उस दिन दोपहर तक मैंने नई वसीयत पर दस्तखत कर दिया। आरती और अमित के नाम पर सिर्फ 1-1 रुपया लिखा गया, ताकि वह कोर्ट में यह ना कह सके कि मुझे याद नहीं रहा। मैंने जानबूझकर लिखा, मैं पूरी होशो हवास में अपने अनुभव के आधार पर यह फैसला कर रहा हूँ कि मेरी बेटी आरती और दामाद अमित को मेरी संपत्ति से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि और आगे कारण साफ साफ उल्लेखित थे। उनका व्यवहार, शक और मेरी सुरक्षा का सवाल। आदित्य ने दस्तावेज बंद करते हुए कहा, सर, यह तो बस पहला कदम है। अगला कदम यह होगा कि हमें उनके अगले मुंह का इंतजार करें। मुझे लग रहा है ये लोग जल्दी ही डॉक्टर और कोर्ट का सहारा लेकर आपको कानूनी तौर पर अक्षम घोषित करवाने की कोशिश करेगी। वही हम यह सबूत रख देंगे। मैंने गहरी सांस ली। मतलब अब मुझे और भी ज़्यादा भूला भटका दिखाना होगा। वो हल्का सा हंसा, दुर्भाग्य से हाँ, पर याद रखिए, यह अभिनय आपके बचाव के लिए है। आप हमेशा की तरह साफ दिमाग से प्लान बनाइए। बस उन्हें यह दिखने दीजिए कि आप धीरे धीरे टूट रहे हैं। उस शाम कल लौटते समय मैं पहले से ज़्यादा शांत था। अब डर के साथ साथ दिशा भी थी। घर पहुंचा तो आरती ने पूछा, आज तो बहुत देर लगा दी पापा। डॉक्टर ने कुछ
ज़्यादा टेस्ट तो नहीं लिख दिए? मैंने बैग उतारते हुए कहा। हाँ, कुछ और टेस्ट बताए। कहते हैं उम्र में ऐसा होता ही है, कभी याद रहता है कभी नहीं। मैंने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आरती की आंखों में जो चमक आई वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो खुशी नहीं थी, वह किसी लंबे समय से चल रहे प्लान के सफल होने की चमक थी। रात को खाने के समय मैंने फिर से वही किया। पानी का गिलास, लेप के पास फोटो फ्रेम की दिशा थोड़ा टेढ़ी करके, ताकि कैमरा साफ क्लियर सब रिकॉर्ड कर सके। इस बार मैंने कमरे के कोने में एक और छोटा कैमरा रख दिया, जो फर्श के पास रखे पुराने अखबारों के ढेर में छुपा था। मैं बिस्तर पर लेट गया और खुद से कहा, राघव, तुम्हें अब तक जो पढ़ाया है, जो समझा है, जो युवाओं को न्याय के बारे में सिखाया है, अब उसे अपने लिए इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अगले कुछ दिनों में मैंने भी कई छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। आरती का मुझसे बहुत मीठे स्वर में बोलना, पीछे मुड़ते ही अमित का उसे आँख से इशारा करना, मेरे सामने धीरे धीरे मेरे पैसे, चेकबुक और कागजों को सेफ रखने के नाम पर अपने कमरे में ले जाना। एक शाम मैं हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। आरती ने कहा, पापा, आपने प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे हैं? अगर कभी कुछ हो जाए तो हमें पता होना चाहिए। मैंने मासूम बनकर कहा, कर रखे थे याद नहीं, शायद अलमारी में या बैग में भूल जाता हूँ। अब अमित ने बीच में टोकते हुए कहा, देखा, हम जो बोल रहे थे वही है। पापा जी को अब चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि एक लीगल गार्डियन होना चाहिए ताकि सब संभाल सके। मैंने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, पर मेरे दिमाग में घंटी बज चुकी थी। ये लोग मुझे कानूनी तौर पर नाकाबिल साबित करके मेरा सब कुछ अपने नाम करवाना चाहते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अगला कदम भी उठा लिया। एक दिन अमित ने कहा, पापा जी, हम आपको कल डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो, जो दिमाग और याददाश्त के स्पेशलिस्ट है। आप परेशान मत होना, ये रूटीन चेकअप है। मैंने अंदर से मुस्कुराया, बाहर से थका चेहरा बनाया। ठीक है बेटा, तुम जो ठीक समझो। उस रात मैंने सारी रिकॉर्डिंग, लैब रिपोर्ट, नई वसीयत की कॉपी सब स्कैन करके क्लाउड में अपलोड कर दिए। पासवर्ड मैंने केवल 2 लोगों को भेजा, अपने वकील आदित्य को और अपनी भाभी सीमा को। मैं अपने आप से बोला, अब खेल अपने अंतिम दौर में जा रहा है। दूसरी सुबह अमित अपनी कार से मुझे एक बड़े प्राइवेट अस्पताल ले गया। कमरे में बैठे डॉक्टर की मेज पर महंगे शोपीस, दीवार पर डिग्रियाँ और सामने कंप्यूटर पर मेरी फाइल खोली हुई थी। डॉक्टर ने मुझसे आसान सवाल पूछने शुरू किए। आज कौन सा दिन है? आपको जन्मदिन कब है? प्रधानमंत्री कौन है? आज आप कहाँ है? मैंने कुछ के जवाब सही दिए, कुछ में जानबूझकर थोड़ा हिचकिचाया। किसी में तारीख गड़बड़ बोल दी, किसी में नाम आधा छोड़ दिया। डॉक्टर ने नोट्स बनाते बनाते मेरी तरफ देखा। आपको सचमुच थोड़ी याददाश्त की दिक्कत लग रही है, लेकिन यह स्टार्टिंग स्टेज लगती है। हम कुछ दवाइयाँ देंगे और मैं सुझाव दूंगा कि परिवार वाले भी आपके वित्तीय और कानूनी मामलों में आपकी मदद करें। अमित ने वही से बात पकड़ ली। डॉक्टर साहब, हम तो यही चाह रहे थे। हम तो पापा जी को किसी परेशानी में नहीं देख सकते। अगर आप लिखित में दे दें कि इन्हें अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है, तो हम
कोर्ट से गार्डियनशिप के लिए भी जा सकते हैं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। मैं अपनी रिपोर्ट बना दूंगा, आगे कोर्ट जो ठीक समझे। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी था, लेकिन साथ ही मेरे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती साबित होने वाला था, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ उनके झूठ का नहीं, उनकी नीयत का भी सबूत था। कल लौटते समय कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने सोचा, अब आखिर चाल तुम्हारी होगी। अमित पर आखिर शब्द मेरा होगा। मुझे पूरा विश्वास था, जैसे ही वह कोर्ट जाएगी उन्हें लगेगा कि अब मैं पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाऊंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने पहले ही कोर्ट के लिए अपनी फाइल तैयार कर रखी है। वीडियो, रिपोर्ट, गवाह, वसीयत, सब कुछ। और यह सोचते सोचते मेरे चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे अमित ने रियर व्यू मिरर में देखा, पर वह समझ नहीं पाया कि यह मुस्कान हार की नहीं, आने वाली जीत की थी। यहीं पर मैं आपको छोड़ूंगा, क्योंकि असली मोड़ आता है अगले हिस्से में, जब वही बेटी और दामाद जो मुझे पागल साबित करना चाहते थे, खुद कोर्ट में खड़े होकर अपनी बर्बादी के कागज पर दस्तखत कर देते हैं। अगले चैप्टर में हम कोर्ट रूम, जज, सबूत और उस दिन की बात करेंगे जब पूरे हाल में लगी खामोशी को केवल एक वीडियो ने तोड़ दिया। कोर्ट में जाने वाला दिन आ ही गया। सुबह जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। बालों में पूरा सफ़ेद, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, माथे पर झुर्रियाँ, लेकिन उन झुर्रियों के पीछे जो चीज़ अब सबसे साफ थी वो था निर्णय। आरती और अमित मेरे साथ ही घर से निकले। अमित ने कार की चाबी घुमाते हुए कहा, पापा जी, आप टेंशन मत लेना, कोर्ट बस फॉर्मेलिटी है। हम तो बस आपकी देखभाल के लिए ही ये सब कर रहे हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, हाँ बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। दिल के अंदर से एक आवाज़ आई, आज देखेंगे किसके लिए क्या ठीक है। जयपुर की जिला कोर्ट की पुरानी इमारत सामने खड़े थे। पीली दीवारें, ऊपर घूमते पंखे, गलियारों में फाइलों की महक, चाय वाले की आवाज़, चाय ले लो, गरम चाय। कोर्ट के बाहर आदित्य मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे देखते ही बोलकर नहीं, आंखों से पूछा, तैयार है सर? मैंने बहुत हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम साथ हो तो मैं तैयार हूँ। अमित और आरती दूर खड़े अपने वकील से बात कर रहे थे। उसके हाथ में मोटी फाइल थी, शायद डॉक्टर की रिपोर्ट, मेरे बैंक के कागज, घर के पेपर। मतलब वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि आज मुझे असमर्थ, बेकाबिल, लगभग पागल साबित कर देंगे। हम जिस कमरे में गए वहाँ पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। कोई झगड़े का केस, कोई ज़मीन का, कोई गुजारे भत्ते का। हमारी बारी आने तक लगभग 1 घंटा लग गया। जब हमारा केस बुलाया गया तो मेरा नाम पुकारा गया, राघव शर्मा, बनाम आरती और अमित शर्मा, गार्डियनशिप एप्लीकेशन। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, ऐसे जैसे सचमुच थका हुआ हूँ, पर अंदर की चाल हर कदम पर जाग रही थी। जज साहब बीच में ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, शांत चेहरा, लेकिन आंखें बहुत तेज। दोनों तरफ वकील, बीच में हम सब। सबसे पहले अमित ने के वकील ने बोलना शुरू किया, महोदय, मेरे मुवक्किल अपने पिता के भलाई के लिए आपके पास आए हैं। राघव जी उम्रदराज है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है।
वह रोज की बातें भूलने लगे हैं। उनके पास काफ़ी संपत्ति है, घर, पेंशन, बैंक बैलेंस, और डर है कि कहीं कोई अनजान उन्हें धोखा ना दे दे। इसलिए ये दोनों चाहते हैं कि कोई इन्हें उनका कानूनी संरक्षक यानी लीगल गार्डियन घोषित करे। मैं चुपचाप सुनता रहा। वह मेरे बारे में बात कर रहे थे जैसे मैं कोई फाइल हूँ, कोई सामान, कोई बच्चा। उन्होंने आगे कहा, हमने नामी डॉक्टरों से चेकअप करवाया है, रिपोर्ट भी लगाई है। डॉक्टर ने साफ लिखा है कि इनमें याददाश्त से जुड़ी समस्या शुरू हो चुकी है। अगर समय रहते गार्डियन नहीं बनाया गया तो इनके साथ कोई भी आर्थिक धोखाधड़ी हो सकती है। जज ने मेरी तरफ देखा। राघव जी, आप कुछ कहना चाहोगे? मैंने आदित्य की तरफ देखा। उसने हल्का सा सिर झुकाया। इशारा था, अभी नहीं, थोड़ा रुकिए। अमित के वकील ने डॉक्टर को गवाह के तौर पर बुलाया। वही डॉक्टर जिसके कमरे में मैं पहले जा चुका था। उन्होंने कसम खाकर बयान दिया, मैंने जो देखा वही लिखा। मुझे नहीं पता घर में क्या हुआ, पर हाँ, शुरुआती स्तर पर याददाश्त की दिक्कत गलती है। अमित के वकील ने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ऐसे मरीजों के लिए गार्डियन होना बेहतर होता है? डॉक्टर ने सामान्य लहजे में कहा, कई मामलों में परिवार वालों की मदद जरूरी होती है। अगर परिवार भरोसेमंद हो तो गार्डियन होना बुरा नहीं, अच्छा ही है। यह लाइन अमित के वकील के लिए सोने पर सुहागा थी। वो मुस्कुराते हुए बैठ गया। उसे लगा आधी लड़ाई जीत ली। अब बारी थी मेरी तरफ से। आदित्य खड़ा हुआ। महोदय, अगर सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट पर बात होती तो शायद यह केस इतना लंबा नहीं चलता, लेकिन यह मामला सिर्फ भूलने का नहीं है। यह मामला है योजना बनाकर एक बूढ़े आदमी को मानसिक रूप से कमजोर साबित करने का, ताकि उसकी संपत्ति पर अधिकार मिल सके। कोर्ट में हल्की सी फूसफुसाहट हुई। जज ने फोहे सिकोड़ी, आपके पास इस बात का क्या आधार है? आदित्य ने मेरी तरफ देखा। सर, हम शुरुआत राघव जी के बयान से करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि जो कागजात आज मैं पेश कर रहा हूँ उन्हें राघव जी ने पूरी होश में तैयार किया है और दो गवाहों के सामने साइन किया है। जज ने सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़िए। आदित्य जी ने मेरी तरफ इशारा किया। राघव जी, आप जज साहब को बताइए कि आपने यह बात पहली बार कब नोटिस की कि आपके कमरे में कोई आता है। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। महोदय, मैं 30 साल तक कॉलेज में कानून पढ़ाकर रिटायर हुआ। मैं मानता हूँ मेरी उम्र हो गई है, शरीर पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन दिमाग अभी भी इतना कमजोर नहीं है कि मुझे पता ना चले कि कोई रोज़ रात को मेरे कमरे में आ रहा है। मैंने एक बात बहुत साधारण पर साफ शब्दों में बताई। चश्मा हिलना, किताब का पन्ना बदलना, फिर छुपा कैमरा लगाना, रात के 2:30 पर दरवाज़ा खोलना, आरती का अंदर आना, पानी में बूंदे डालना, चम्मच से खोलना, सब मैंने कहा। मैंने सिर्फ शक में शोर नहीं मचाया। मैंने पहले सबूत इकट्ठा करना जरूरी समझा। फिर वो पानी लैब में टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उस पानी में नींद की और दिमाग को सुस्त करने वाली दवा मिली हुई थी। यानी धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि मेरा दिमाग कमज़ोर हो रहा है, मेरी याददाश्त जा रही है। अमित के वकील ने बीच में टोका, आप यह कैसे कह सकते हैं? किसी ने पानी में दवा मिलाई? शायद
आपने खुद ही दवा डाली हो और भूल गए हो। मेरे अंदर की पुरानी शक्ति जागी। मैंने सीधा जवाब दिया, अगर एक बूढ़ा आदमी भूलकर अपने पानी में दवा डाल दे तो रात में खुद अपने कमरे में घुसकर चुपके से दोबारा क्यों करेगा? क्या आदमी खुद को चोर बनकर दवा देता है? कोर्ट में हल्की हंसी की आवाज़ उठी, लेकिन जज ने हाथ से इशारा करके सबको शांत करवाया। आदित्य ने कहा, महोदय, अगर कोर्ट की अनुमति हो तो हम वो वीडियो क्लिप पेश करना चाहते हैं जो राघव जी ने अपने कमरे में रिकॉर्ड की है। जज ने तुरंत कहा, पेश कीजिए। एक छोटा सा स्क्रीन सामने टेबल पर रख गया। आदित्य ने पेन ड्राइव लगाई। कमरा अंधेरा, पलंग पर सोते हुए में टाइप स्टेप 2:37 सबकी आंखें स्क्रीन पर थी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। आरती अंदर आती है। नाइटी में बहुत शांत चाल से जेब से शीशी निकालती है, गिलास में बूंदे डालती है, फिर चम्मच से पानी को घोलती है, फिर वापस शांति से बाहर चले जाती है। वीडियो जैसे ही खत्म हुआ, कोर्ट में पूरी खामोशी छा गई। बस पंखे की आवाज़ और कुछ लोगों की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। जज की निगाहें अब सीधे आरती पर थी। ये आप ही है वीडियो में। आरती का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कुछ सेकंड तक मुंह खोला पर आवाज़ नहीं निकली। फिर वो बोली, जी मैं ही हूँ, लेकिन वो बस विटामिन की दवा थी। पापा कमज़ोर हो रहे थे। आदित्य ने तुरंत सवाल किया, अगर विटामिन था तो आप उसे दिन में सबके सामने उनके हाथ में देकर क्यों नहीं दे रही थी? रात के 2 बजे चुपके से कमरे में जाकर दरवाज़ा धीरे से खोलकर बिना उन्हें जगाए पानी में मिलाकर क्यों दे रही थी? आरती चुप हो गई। अमित के चेहरे से बनावटी आत्मविश्वास गायब हो चुका था। आदित्य ने आगे कहा, महोदय, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये रही लैब की रिपोर्ट, जिस पर यहाँ के सरकारी अस्पताल को टॉक्सिकोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स के साइन है। उन्होंने खुद लिखा है कि इस पानी में 2 तरह की दवाई मिली है, एक नींद की और एक दिमाग को सुस्त करने वाली। क्या यह सब संयोग है? डॉक्टर को फिर से स्टैंड पर बुलाया गया। जज ने पूछा, क्या रिपोर्ट पर यह आपके ही साइन है? डॉक्टर ने कहा, जी हाँ महोदय, यह रिपोर्ट और साइन मेरी ही है। पानी सामान्य नहीं था, उसमें दवाई थी। ये बात वैज्ञानिक रूप से साबित है। अब कोर्ट में बैठे साधारण लोग भी समझ गए कि मामला कितना गहरा है। अमित के वकील ने हड़बड़ाकर कहा, शायद किसी और ने यह दवा डाली हो। यह साबित नहीं की मेरी मुवक्किल ने ऐसा इरादतन किया। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं की। हमने कई दिनों की रिकॉर्डिंग की है। एक नहीं, कई रातों में ये सब हुआ है। आरती अंदर आती है, पानी में कुछ मिलाती है और चली जाती है। हम सब वीडियो जरूरत पर पेश कर सकते हैं। फिर आदित्य ने अपनी फाइल से एक कागज़ निकाला और, महोदय, यह सिर्फ दवा तक सीमित नहीं है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से मिलकर ऐसी रिपोर्ट बनाई कि लगे राघव जी धीरे धीरे दिमागी रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। फिर उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि इनको लीगल गार्डियन बना दिया जाए ताकि ये इनके घर और संपत्ति पर पूरा अधिकार उठा सके। जज ने पूछा, आपके पास इस इरादे का और सबूत है? आदित्य ने सिर हिलाया, जी महोदय। उसने एक और ऑडियो क्लिप प्ले की। यह क्लिप मैंने अपने मोबाइल में
गलियारे के कोने में रखकर रिकॉर्ड की थी। जब तक दिन आरती और अमित सोच रहे थे कि मैं सो चुका हूँ। ऑडियो में अमित की आवाज़ साफ थी। एक बार कोर्ट से गार्डियनशिप मिल जाए फिर सब हमारे कंट्रोल में होगा। पापा कुछ भी कहे उन्हें कोई नहीं सुनेगा। सब लोग मानने की बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। आरती की आवाज़ आई। बस वह जल्दी से पूरी तरह भूलने लगे। फिर तो आसान हो जाएगा, हमें भी थोड़ा आराम मिलेगा, वरना इनकी बातें रोज़ रोज़ सुननी पड़ती है। ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर फिर से वह पुराना दर्द जग गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी। कम से कम अब यह सब सिर्फ मेरे दिल के अंदर नहीं, पूरे कोर्ट के सामने था। जज की आवाज़ अब बहुत कठोर थी। आरती अहमद, क्या आप इस ऑडियो को झूठा कर रहे हैं या आप मानते हैं कि यही आपकी आवाज़ है? अमित ने गला साफ किया। महोदय, यह एडिट किया हुआ भी हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी से सब हो जाते हैं। जज ने ठंडे स्वर में पूछा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि आपने कभी अपने ससुर की गार्डियनशिप लेने की बात नहीं की? अमित चुप हो गया। उसको भी समझ आ गया था कि जितना बोलेगा उतना ही फंसेगा। आदित्य ने आखिर कागज निकाला। महोदय, अब मैं सिर्फ एक चीज़ और पेश करना चाहता हूँ। राघव जी की नई वसीयत। यह उन्होंने तब बनाई जब उन्हें पहली बार शक हुआ कि उनकी बेटी और दामाद उनकी मानसिक हालत का फ़ायदा उठाकर उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। उसने वसीयत की कॉपी जज को दी। इसमें साफ लिखा है कि इनकी बेटी और दामाद को सिर्फ प्रतीक के रूप में 1-1 रुपया दिया गया है, ताकि कोई यह ना कह सके कि इन्हें भूल से छोड़ा गया। बाकी मकान और बचत किसी और विश्वसनीय रिश्तेदार के नाम की गई है और उसकी भी वजह साफ लिखी है। इन दोनों का व्यवहार और राघव जी की सुरक्षा। जज ने कुछ मिनट तक कागज देखे, फिर चुपचाप पेन रखा और हमारे सबके चेहरों को गौर से देखा। उन्होंने पहले डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, अगर किसी आदमी को लगातार ऐसी दवाई दी जाए तो क्या सचमुच वह धीरे धीरे मानसिक रूप से कमज़ोर दिखने लगेगा? डॉक्टर ने सीधा जवाब दिया, जी महोदय, ऐसा हो सकता है। मरीज को खुद भी लगेगा कि वह भूलने लगा है और जो लोग उसके आसपास से उन्हें भी लगेगा कि उसका दिमाग कमज़ोर हो रहा है। जज ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब सिर्फ कानून नहीं, थोड़ी इंसानियत भी दिख रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। राघव जी, क्या आप इस समय यह समझते हैं कि आप अपनी संपत्ति और जिंदगी के निर्णय खुद ले सकते हैं? मैंने साफ आवाज़ में कहा, जी महोदय, मैं पूरी तरह समझता हूँ, इसलिए तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं भूल सकता हूँ कि चाय में चीनी 2 चम्मच डाली थी या 1, पर मैं यह नहीं भूल सकता कि किसने मेरे गिलास में क्या और क्यों मिलाया। कोर्ट में बैठे कुछ लोग अनजाने में मेरी तरफ देख रहे थे। किसी की आंखों में सहानुभूति, किसी की आंखों में गुस्सा। आरती और अमित पर। जज ने फाइल बंद की और बोले, कोर्ट इस समय कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाएगा, लेकिन एक बात साफ है, यह सिर्फ एक साधारण गार्डियनशिप का मामला नहीं रहा। यह मामला अब फौजदारी यानी क्रिमिनल शक के दायरे में आता है। उन्होंने स्टेनो को देखा। इस पूरी फाइल की कॉपी
वीडियो, ऑडियो, लैब रिपोर्ट सब कुछ तुरंत पुलिस अधीक्षक को भेजा जाए। जांच की जाएगी कि क्या राघव जी के साथ जानबूझकर मानसिक और शारीरिक नुकसान करने की कोशिश की गई है। उन्होंने आगे कहा, जहाँ तक गार्डियनशिप की अर्जी की बात है, इस कोर्ट की नज़र में इस समय राघव जी अपने निर्णय लेने में सक्षम दिख रहे हैं। इसलिए अभी के लिए यह अर्जी कमरे में सन्नाटा फैल गया। सब अपनी अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। जज ने आखिरी शब्द बहुत साफ बोले, यह अर्जी खारिज की जाती है और कोर्ट आदेश देता है कि पुलिस तुरंत इस मामले की प्राथमिक जांच शुरू करे। अगर ज़रूरत हो तो आरती और अमित दोनों से इंट्रोगेशन यानी पूछताछ की जाए। यह सुनते ही आरती की टांगे जैसे जवाब दे गए। वो कुर्सी पर बैठ गई, आंखें भर आई, पर यह वो आंसू नहीं थे जो मैंने उसके बचपन में देखे थे। यह आंसू डर के थे, पकड़े जाने के थे। अमित ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर वह घमंड वाला नकाब नहीं था। उसकी जगह एक साफ साफ डर और गुस्सा मिला हुआ था। जज ने हथौड़ा बजाया। कोर्ट की कार्यवाही यही समाप्त होती ही अगली तारीख पुलिस की रिपोर्ट पर तय होगी। हम धीरे धीरे बाहर आए। गलियारे में भीड़ थी। कुछ लोग हमें देख रहे थे, कुछ कानाफूसी कर रहे थे। अपनी ही बेटी ने मैंने दीवार के सहारे थोड़ा रुका, गहरी सांस ली। आदित्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सर, ये बस पहला मोर्चा था। अब पुलिस की जांच शुरू होगी। हो सकता है उन्हें थाने बुलाया जाए। शायद गिरफ्तारी भी हो या कम से कम सख्त नोटिस हो तो जाएगा। मैंने धीरे से पूछा और मैं वो मुस्कुराया। आप पहली बार सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि जीत की तरफ बढ़ते हुए इंसान है। वही बहुत कुछ होगा, समाज की बातें, रिश्तेदारों की राय, पुलिस, क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन आज की जीत सबसे ज़रूरी थी। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप पागल नहीं हैं। मैं दूर कोर्ट के गेट की तरफ देखा। बाहर धूप तेज थी, लेकिन भीतर मुझे पहली बार साफ रोशनी महसूस हुई। मेरे पीछे से अचानक एक सिसकती हुई आवाज़ आई, पापा। मैंने मुड़कर देखा। आरती खड़ी थी, आंखें लाल, हाथ काँप रहे थे। पापा, एक बार मेरी बात तो सुनो। उसने यह कहा ही था कि अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ नहीं, कार में चलो। उस पल मुझे साफ समझ आ गया, ये दोनों अभी भी सच का सामना करने को तैयार नहीं थे। उन्हें मेरी माफ़ी नहीं, उनकी खाल बचाने की चिंता थी। मैंने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया और कोर्ट की सीढ़ियाँ उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ मुझे एहसास हो रहा था, यह कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, यह उन अनगिनत बुजुर्गों की कहानी बन चुकी है जो अपने ही घर में अपनों के हाथों धोखा खाते हैं। लेकिन मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। पुलिस की जांच, क्रिमिनल केस, समाज का सामना और मेरी तरफ से आखिर फैसला, यह सब अभी होना बाकी था। अगले कुछ हफ्तों में जो हुआ उसने सिर्फ आरती और अमित की नहीं, मेरी भी जिंदगी की दिशा बदल दी। और वही सब मैं आपको अगली कड़ी में सुनाऊंगा, जहाँ पुलिस का नोटिस आया, थाने का दरवाज़ा खुला और एक दिन उसी बेटी ने, जिसने मेरे गिलास में दवा मिलाई थी, मेरे पैरों के पास बैठकर धीरे से कहा, पापा, क्या अब भी आप मुझे अपनी बेटी कहेंगे? उस सवाल का जवाब मैंने क्या दिया और जज ने उन्हें क्या सज़ा सुनाई? पुलिस का नोटिस
जिस दिन आया उस दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 पुलिस वाले खड़े थे और उनके बीच में एक सब इंस्पेक्टर करीब 40-42 साल का साफ बात करने वाला चेहरा। उसने आदर से कहा, राघव जी, मैं इंस्पेक्टर भाटी थाना इंदिरा बाजार से, हमें कोर्ट से आपका केस मिला है। हमें कुछ सवाल पूछने हैं और आपकी बेटी और दामाद को भी थाने में बुलाना पड़ेगा। मैंने एक तरह हटकर कहा, आइए अंदर आइए, जो भी सच है सब बता दूंगा। उन्होंने डायरी निकाली, मेरे बयान की कुछ बारीक बात दोबारा नोट की। कब से शक हुआ, कब आपने कैमरा लगाया, लैब रिपोर्ट कब करवाई, वीडियो कितनी रातों का है और डॉक्टर के पास कौन कौन गया। फिर उन्होंने सीधे सीधे पूछा, आप शिकायत करना चाहते हैं या सिर्फ इतने पर ही रुकना चाहते हैं कि गार्डियनशिप का मामला खत्म हो जाए। मैंने थोड़ा सोचा, फिर बहुत साफ आवाज़ में कहा, अगर मैं चुप रहा तो सिर्फ मैं नहीं और भी कई बूढ़े माँ बाप ऐसे ही चुप रहेंगे। मेरी बेटी ने जो किया वह गलती नहीं, योजना थी। जिस घर की नींव झड़ पर रखती चाहे वहाँ सिर्फ दीवारें रंगने से कुछ नहीं होता। जी हाँ, मैं शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर भाटी ने सिर हिलाया। ठीक है, हम FIR लिखेंगे। जहर देने की कोशिश, विश्वास का गलत इस्तेमाल और बुजुर्ग के साथ मानसिक अत्याचार के लिए आगे जांच में और जो भी धारा लगेगी वह जोड़ देंगे। कुछ ही दिनों में आरती और अमित को थाने बुलाया गया। मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन बाद में इंस्पेक्टर ने ही मुझे बताया कि क्या हुआ। पहले तो दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं, फिर बोले दवा सिर्फ विटामिन थी, फिर बोले मजाक था। लेकिन जब हमने उनके सामने लैब रिपोर्ट रखी और वो ऑडियो चलाया जिसमें यह लोग गार्डियनशिप लेकर सब कंट्रोल में करने की बात कर रहे थे, दोनों के चेहरे उतर गए। जांच लगभग 2 महीने चली। कई बार मुझे भी थाने बुलाया गया, कभी साइन के लिए, कभी बयान दोबारा कंफर्म करने के लिए। हर बार जाते हुए मैं सोचता, जिस उम्र में लोगों को अपने बच्चों के घर में आराम से बैठकर चाय पीनी चाहिए, उस उम्र में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा हूँ। लेकिन साथ ही यह भी महसूस करता, अगर आज मैं यह चक्कर नहीं लगाऊंगा तो कल कोई और बुजुर्ग अकेला पड़ेगा और उसके पास तो यह हिम्मत भी नहीं होगी। मामला आखिरकार क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंच गया। इस बार माहौल अलग था। यह सिर्फ कागज नहीं, इंसाफ और सजा की बात होती थी। तारीखों के बीच बीच में कई रिश्तेदारों के फोन आए। कोई बोला, राघव छोड़ भी दे बेटी है, खून का रिश्ता है। कोई बोला, समाज क्या कहेगा, अपनी बेटी पर केस कर दिया। किसी ने व्यंग में कहा, कानून पढ़ाया, ज़्यादा हो गया क्या। पहली दूसरी बार ये बातें सुनकर दिल बहुत टूटा। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर दामाद ने ये सब नहीं किया होता और कोई अनजान आदमी मुझे रोज़ दवा पिलाकर पागल बनाने की कोशिश करता तो क्या सब यही बोलते, छोड़ दो? नहीं, तब सब कहते सख्त सज़ा होनी चाहिए। तो फिर अपना एक खून कुछ भी कर सकता है। मैंने नम्रता से सबको एक ही जवाब देना शुरू कर दिया, मैं बेटी से नफरत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ। और अगर मैं ही सच का साथ नहीं दूंगा तो जो बच्चे मेरे जैसी उम्र के बुजुर्गों की कहानियाँ सुनेंगे वह क्या सीखेंगे।
काफ़ी तारीखों के बाद आखिर वह दिन आया जब जज को फैसला सुनाना था। कोर्ट रूम में इस बार भीड़ पहले से ज़्यादा थी। शायद मीडिया वालों ने भी थोड़ा बहुत मामला पकड़ लिया था। बेटी ने बाप के पानी में दवा मिलाई। ऐसी लाइनें लोगों को जल्दी आकर्षित करती है। आरती और अमित दोनों की आंखों के नीचे अब काले घेरे थे। अमित की पहले वाली टाट वाली चाय गायब थी। वो बड़े ही साधारण हल्की सलवटों वाले कपड़े पहनकर आया था। शायद नौकरी पर भी असर पड़ा था, क्योंकि ऐसे खबर कंपनियों में जल्दी पहुंच जाती है। जज ने लंबा फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्हें सबूत गिनाए, वीडियो, ऑडियो, लैब रिपोर्ट, डॉक्टर की गवाही, इंस्पेक्टर की जांच रिपोर्ट और मेरे बयान की निरंतरता। फिर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि आरती और अमित ने राघव जी की मानसिक अवस्था को कमज़ोर दिखाने के लिए जानबूझकर उनके पेय में दवा मिलाई और उसकी योजना बनाकर उन्हें कानूनी तौर पर अक्षम घोषित करवाने की कोशिश की। यह न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से एक गहरा अपराध है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सारी नजरें जज पर थी। उन्होंने आगे कहा, कोर्ट इस मामले में लंबी कैद की सज़ा देने की जगह एक ऐसी सज़ा देना चाहता है जिससे समाज को भी कुछ सीख मिले और पीड़ित को सुरक्षा भी मिले। इसलिए कोर्ट आदेश देता है, एक आरती और अमित दोनों को कानूनी तौर पर दोषी माना जाता है। दो इन्हें 1 साल की सख्त न्यायिक निगरानी में रखा जाएगा, जिसके दौरान यह हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिर देंगे। किसी भी तरह की नई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं ले सकेंगे और उनके सभी बैंक ट्रांजैक्शन पर नज़र रखी जाएगी। अगले 2 साल तक यह दोनों हर हफ्ते कम से कम 2-3 एक वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करेंगे, जहां इन्हें न सिर्फ काम करना होगा, बल्कि काउंसलर के साथ बैठकर अपनी सोच पर भी काम करना होगा। वृद्धाश्रम का सुपरवाइजर हर महीने कोर्ट की रिपोर्ट भेजेगा। 4 राघव जी की सुरक्षा के लिए अगले 3 साल तक नो कॉन्डक्ट ऑर्डर दिया जाता है। आरती और अमित बिना कोर्ट की अनुमति राघव जी से ना मिलने जा सकते हैं। ना फ़ोन, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया से संपर्क करेगी। 5 राघव जी जो भी ज़्यादा खर्चे लैब, वकील और मानसिक पीड़ा के लिए कॉम्पनसेशन यानी भरपाई मांगेगी। कोर्ट उन पर अलग से सुनवाई करेंगे, उन्हें आर्थिक हर्जाना दिलाएगा। यह सब सुनते सुनते आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। जज ने आखिर में मेरी तरफ देखा। राघव जी, आपकी उम्र और सम्मान को देखते हुए कोर्ट यह बात रखता है, अगर आप चाहें तो आप सज़ा के कुछ हिस्से में नरमी की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट आपकी मर्जी के बिना कोई बदलाव नहीं करेगा। पूरे कोर्ट की नज़र मेरी तरफ मुड़ गई। उस पर मेरे अंदर 2 आवाज़ें लड़ रही थी। एक कह रही थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे गिलास में दवा डाली, तुम्हें पागल बनाने की कोशिश की, तुम्हारी ज़िंदगी से खेला, इनके लिए कोई नरमी क्यों? दूसरी आवाज़ कह रही थी, ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून, सज़ा ज़रूरी है, लेकिन क्या तुम्हें अंदर से चैन मिलेगा अगर ये सालों साल जेल में सड़ते रहे? मैंने गहरी सांस ली और जज को सीधा देखा। महोदय, मैं चाहता हूँ कि जो सज़ा आपने लिखी है
वह पूरी तरह लागू हो। मैं कम या ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, ना बदला चाहिए ना दया ज़्यादा। बस इतना चाहता हूँ कि ये लोग इतना ज़रूर समझे कि माँ बाप की हालत से खेलना, पैसे के लिए बुढ़ापे को बीमारी बनाना कितना बड़ा गुनाह है। मैं नहीं चाहता कि यह जेल में पूरी ज़िंदगी बर्बाद करे, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि यह आज बाहर निकल कर कल किसी और पर एक खेल खेले। जज ने सिर हिलाया। ठीक है, कोर्ट वही आदेश लागू रखता है जो लिखा जा चुका है, फैसला सुनाया जा चुका था। केस लगभग खत्म था, लेकिन मेरे अंदर की कहानी का सबसे भारी हिस्सा भी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद एक दिन शाम को मेरे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इंस्पेक्टर भाटी खड़े थे और उनके पीछे आरती अकेली। भाटी ने सम्मान से कहा, राघव जी, कोर्ट के नो कॉन्टेक्ट ऑर्डर के तरफ ये सीधे आपस से नहीं मिल सकते हैं। आज उन्होंने लिखकर अनुरोध किया कि मेरी मौजूदगी में यस बस 5 मिनट बात करना चाहते हैं। अगर आप मना करें तो मैं इन्हें वापस ले जाते हैं। मैंने कुछ पल आरती की तरफ देखा। चेहरा सूझा हुआ, आंखें लाल, बाल ठीक से बंधे नहीं, हाथ काँप रहे थे। मैंने धीरे से कहा, आइए भाटी साहब, आप भी अंदर आइए। और आप यही बैठेंगे तो बात हो सकती है। हम तीनों हॉल में बैठे। आरती कुर्सी पर बैठने की बजाय जमीन पर मेरे पैरों के पास बैठ गई। उसने रोते रोते कहा, पापा, मैं गलत थी, बहुत गलत। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। मैं बस चाहती थी कि अमित का बिजनेस संभल जाए, हमारा घर सुरक्षित हो जाए। मैंने आपको चीज़ की तरह देखा, इंसान की तरह नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी हर बात मेरे दिल में चुभ रही थी, लेकिन मैं शांत बैठा रहा। पापा, आज वृद्धाश्रम में एक दादाजी ने मुझे देखा और बोले, बेटा, तू अपनी पोती जितनी लगती है, चाय पिला देगी। मैंने उन्हें चाय दी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे इतनी शर्म आई कि मैं अंदर जाकर फुट फुट कर रोने लगी। पापा, मैं नहीं जानती कि आप मुझे माफ़ कर पाओगे या नहीं, पर मैं बस यह पूछना चाहती हूँ, क्या आप दिल से मुझे अभी भी अपनी बेटी कह सकते हो? कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मैंने अपनी हथेलियाँ घुटनों पर कस कर रखी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा हाथ अपने आप उसके सिर पर ना चला जाए। फिर मैंने बहुत धीरे से कहा, आरती बेटी, शब्द मुझे मुंह से बोलने से नहीं, व्यवहार से साबित होता है। आज अगर मैं कह दूँ कि सब ठीक है, तो तू यह झूठ होगा। तुमने जो किया उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया है जो शायद कभी जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन एक बात मैं साफ कहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बुराई नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यह सज़ा तुम्हें बदल दे, तुम्हें इंसान बना दे। मैं तुम्हें अपनी दुश्मन नहीं मानता, लेकिन अभी तुम्हें अपनी बेटी की तरह पास बैठा कर हाथ पकड़ने की हिम्मत भी नहीं है मुझे। अगर एक दिन तुम सच में बदल जाओ, खुद को सुधार लो और सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी अच्छी इंसान बन जाओ, तो शायद मैं तुम्हें दिल से फिर बेटी कह पाऊँ। आज के लिए बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए खराब सोच नहीं रखता, पर भरोसा वापस पाने में बहुत वक्त लगेगा। आरती और ज़्यादा रोने लगी। उसने मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश की। मैंने हल्का सा पाँव पीछे खींच लिया और सिर्फ इतना कहा, मत पकड़ो, बस खड़े हो जाओ और जीवन भर याद रखना, माँ बाप के दिल पर
खेलकर कोई भी खुशी घर नहीं बनाती, सिर्फ इमारत बनाती है जिसमें अंदर से सब खाली होता है। इंस्पेक्टर भाटी ने समय देख लिया। बस अब चलना होगा। जो बात आपको कहनी थी आप कह चुकी। आरती ने जाते जाते बस एक बार मेरी तरफ देखा। उस नज़र में पछतावा भी था और यह एहसास भी कि उसने जो खोया है वो पैसे से कभी नहीं लौट सकता। समय बीतने लगा। मैंने आदित्य की मदद से अपना घर बेच दिया और एक छोटे सुरक्षित सोसाइटी वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गया, जहाँ कुछ और बुजुर्ग भी रहते थे। हमने मिलकर हर रविवार एक छोटा सा कानून और जिंदगी वाला सेशन शुरू किया, जहाँ मैं सबको समझाता कि कैसे अपने कागज संभालें, कैसे बैंक अकाउंट संयुक्त नाम में रखें, कैसे किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा न करें, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, और साथ ही कैसे कड़वाहट में डूबकर अपनी बची हुई जिंदगी खराब भी न करे। कभी कभी रात को बचपन वाली फ़ोटो देखता हूँ जिसमें आरती साइकिल से गिरी हुई है, घुटनों पर खरोच है, पर चेहरा हंस रहा है। मैं आज भी उस तस्वीर से नाराज़ नहीं हो पाता। मैंने खुद से एक फैसला किया है। मैं बदला लेकर जीतने वाला में नहीं, सीख देकर बदलने वाला में रहूँगा। मैंने अपने अंदर एक पत्थर सा निर्णय रख लिया है। ना तो मैं अपने ऊपर फिर कभी ऐसा खेल होने दूंगा और ना ही जिस भी बुजुर्ग तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी उसे इस तरफ अनजान रहने दूंगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं और आपके घर में कोई दादा दादी नाना नानी है तो आज ही उनसे एक बार आँख में आँख डालकर जरूर पूछिए, आप सच में ठीक है या सिर्फ हमें बचाने के लिए चुप है। क्योंकि मेरी कहानी एक ख़त्म नहीं होती। यह जहाँ जहाँ आपके दिल तक पहुँचेगी वहीं से किसी और बुजुर्ग की नई शुरुआत भी हो सकती है। और अगर आप खुद मेरी उम्र के हैं तो बस इतना याद रखिए, अपने कागज़ खुद संभालिए, अपने पैसे पर खुद नज़र रखिए और अपनी इज्जत के लिए किसी भी उम्र में खुद खड़े होना शर्म की बात नहीं बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।